उसके पास सिर्फ एक ही इंसान रहेगा जिस पे पूरा भरोसा कर सकता है, वो खुद है। तो अगर आयुर्वेद के प्रिंसिपल को देखें, हालांकि मैं आयुर्वेद के बारे में मुझे आपसे सीखना है, लेकिन वो प्रिंसिपल अगर देखें तो वो सिर्फ किसी खास कम्युनिटी या डॉक्टर्स तक ही लिमिट नहीं रहना चाहिए, हर आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए। आज के बारे में अगर बात करें तो बस एक उदाहरण से ही मैं शुरू करूंगा, उसमें ही सारा कुछ छुपा हुआ है। याद कीजिए, आज से पहले जब आप स्कूल में जाते थे और स्कूल में जो प्रेयर होती थी, राइट, जहाँ पे सब लोग लाइन पे खड़े हो जाते थे, रोज एक आध अचानक धड़ाम से गिर जाते थे। आप में से भी कुछ लोग गिरे होंगे। ऐसा लगता था धूप में या कमजोरी से या किसी न किसी वजह से गिर जाते। फिर थोड़ी देर बाद पानी वानी हवा करने के बाद वो उठ जाते दोबारा से। आप सबको याद आ रहा होगा। इसके पीछे का जो साइंस है अगर वो समझ लें तो बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी। बहुत सारी वो बीमारियां जो लगता है कि ये तो लाइलाज है। फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जिनको बोला कि आपको दूसरी किडनी लेनी पड़ेगी, लेकिन छोटी सी बात यह है कि उनको बस ये समझना पड़ेगा कि बचपन में हम जब गिरते थे, जो लोग गिरते थे, अचानक देखा कि धड़ाम से गिर गए, फिर उनको उठा के ले गए और कुछ देर बाद वो ठीक भी हो गए। वो किसी ने उतने देर तक पानी मारा तो उससे ठीक हुआ, हवा दिया उससे ठीक हुआ, या मंत्र पढ़ा तो ठीक हुआ। वो एक डिबेटेबल चीज है, बट ये है कि कुछ देर बाद वो उठ ही जाता था। तो वो जो होता था उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और उसके अंदर जो बॉडी की जो इंजीनियरिंग है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी, राइट। तो अगर बॉडी को आप एक मशीन मानते हैं तो जरूर इसके अंदर की कोई इंजीनियरिंग होगी। एक कनेक्शन आपका और हमारा ये भी है कि मैं कुछ महीनों से आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ, और मुझे पता है कि पहले लाहौर में था 1898 में, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, और अगले साल सर ने बताया एक 125 ईयर्स होने जा रहा है। तो ये बड़ी बात है, और अगर हमें इनवाइट करेंगे तो हम भी आएंगे आपके उसमें। और इस साल मैं जिस कॉलेज से पढ़ा, जो ग्रेजुएशन मैंने जहाँ से की है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी लाहौर में था सर, और लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुआ, और इस साल उस कॉलेज ने, हमारे कॉलेज ने 100 साल मनाए हैं। तो हम भाई बहन हैं इस तरह से। तो उसके बाद हमने वियतनाम में हमने प्रैक्टिस शुरू की डायबिटीज़ की। लोग पहले पढ़ाई करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, हमने पहले प्रैक्टिस कर ली फिर पढ़ाई शुरू की, उसके बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया डायबिटीज़ में, एंड देन डॉक्टरेट, इस तरह से। तो जो इंजीनियरिंग का एक मामला है बॉडी का, वो अगर समझ लें तो बड़ा अच्छा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंजीनियरिंग के मामले समझने के लिए, अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये आर क्लास सबको पता है, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर देता हूँ, ये 1 घंटे में ये पूरा जो बालू है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा वाला प्रिंसिपल प्ले कर रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लेइंग हियर? ये नीचे क्यों आ रहा है? इसको ग्रेविटी है, राइट। तो ग्रेविटी काम कर रही है, ये क्लियर है। तो अंदर अगर कोई भी चीज है जो फ्लूइड के फॉर्म में है या सेमी फ्लूइड के फॉर्म में है तो वो नीचे आएगा ही आएगा। कोई भी चीज वो अटक नहीं रहा तो नीचे आएगा। दैट इज व्हाट इज ग्रेविटी। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यानी कि सेम वाला ग्रेविटी जो इसमें काम कर रहा है वो हमारे बॉडी में भी तो काम कर रही होगी। हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है? दैट इज द ब्लड, राइट। लेकिन ब्लड को यानी कि हमारा जो ग्रेविटी इसकी तरह वो खींच रहा होगा, लेकिन ये है नॉन लिविंग, तो उसको वापस खींचने के लिए इसके पास कोई और तरीका नहीं है, कोई हार्ट यहाँ पे है नहीं, जबकि हम तो लिविंग है। तो एक तरफ से ग्रेविटी इस वक्त मुझे, जबकि मैं खड़ा हूं, नीचे खींच रही है मेरे ब्लड को लाइक दिस, लेकिन दूसरी तरफ वो कंपनसेट कैसे हो रहा है? मेरा हार्ट उसको उल्टा पंप कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, राइट। तो ये बैलेंस बना है तो मैं खड़ा भी हो पा रहा हूं, मैं बात भी कर पा रहा हूं आपसे। अब क्या होता है कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, और अगर मैं ऐसे एग्जैक्टली मैं 20 मिनट तक खड़ा हूं, लेट्स से आई एम वेरी वेरी हेल्दी, राइट, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तब भी अगर 20 मिनट मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं विदाउट एनी मूवमेंट, तो धीरे धीरे मेरा जो ग्रेविटेशनल जो पुल है वो हावी होता जाएगा ऑन माय हार्ट, और हमारा जो ब्लड है इसकी तरह धीरे धीरे आपको पता है कि ये ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, ऊपर कम होने लगेगा। द सेम थिंग हैपेंस विद द बॉडी, राइट। तो ब्लड का जो नीचे इकट्ठा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऊपर, और एक टाइम आएगा कि जब ज्यादा नीचे और ब्लड इकट्ठा होगा देन व्हाट विल हैपन। और अगर ऐसा होता ही चला जाए, जैसे इसको अगर ना रोके ऐसे ही रखे तो ये होता ही चला जाएगा जब तक कि ऊपर पूरा खाली ना हो जाए। लेकिन बॉडी के केस में अगर इसको ना रोका जाए, नीचे अगर इसकी तरफ बालू की तरफ ब्लड बढ़ता जा रहा है, व्हाट विल हैपन? दैट विल कॉज डेथ, राइट, दैट विल कॉज डेथ। तो उस डेथ को रोकने के लिए बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करती है? उसको बेहोश कर देती है। जैसे मैं बेहोश देखा ना, जैसे बच्चे गिरते हैं, जब हम भी स्कूल में थे, जैसे ही आप गिरेंगे आपका हार्ट सेम लेवल पे हो जाएगा आपके पूरे बॉडी के,
राइट, और दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब ग्रेविटेशन, सिर का ग्रेविटेशन और पैर का ग्रेविटेशन सारे एक ही लेवल पे है। अगर मैं इसको इसी वक्त ऐसे कर दूं, बस अब तो नहीं जा रहा ना, राइट, जितना चला के अब नहीं जा रहा, राइट। लेकिन अब वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ट नहीं है, राइट। लेकिन मेरे केस में, आपके केस में, जब हम गिर जाएंगे एक बार, और गिरने के बाद वो वापस भी आ जाएगा, बिकॉज देयर इज ए हार्ट ऑल्सो, राइट। तो एक हार्ट भी वहां पे काम कर रहा है, जिससे वो काम बन जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए, इमेजिन कीजिए अपने स्कूल लाइफ का टाइम, और आपके इधर भी बच्चे हैं, और बीच में आप बेहोश होने जा रहे हैं, और उन दोनों ने देख लिया कि आप बेहोश होने वाले हैं, और आगे कोई स्पीच चल रहा है, तो वो आपको अगर पकड़ ले इधर से आपको गिरने ना दे, राइट, आप बेहोश हैं, गिरने ना दे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू विल डाई, राइट। तो बॉडी जब गिरा रही है आपको, तो बॉडी आपकी मदद कर रही थी ताकि एक ही लेवल पे आ जाए, लेकिन उस दोनों ने मदद करने की कोशिश की उल्टे डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल पुल विल कीप ऑन वर्किंग, एंड एज ए रिजल्ट योर ब्लड विल कीप ऑन गेटिंग कलेक्टेड इन द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यू विल डाई, राइट। तो कई बार हमें लगता है कि भाई ये बेहोश हो गया, ये बीमार हो गया। नहीं भाई, ये बॉडी ने उसको बचा लिया, उल्टा बॉडी सेव इट। अच्छा, तो हमें करना क्या चाहिए? पहली बात तो 20 मिनट ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, तो मैं अपना लेक्चर 20 मिनट से पहले ही खत्म कर दूंगा, राइट। और अगर खड़ा होना ही है तो देखिए, मैं थोड़ा बहुत हिल भी रहा हूँ, जाने अनजाने थोड़ा सा हम हिलते डुलते हैं, और लेकिन जब प्रेयर में जो है वहाँ पे हिलना भी अलाउड नहीं होता, ऐसे खड़ा होना पड़ता है, राइट। उस केस में अगर 20 मिनट से ज़्यादा हो तो कुछ लोग फिर एक करके गिरते रहेंगे, राइट। कौन कितनी देर में गिरेगा? लेकिन गिरेंगे सभी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है, ये जल्दी से भर गया, राइट, ये टाइम लगा रहा है, लेकिन ये भी भर जाएगा, नीचे आ जाएगा। टाइम लगा रहा है लेकिन आ जाएगा, ये पता है, राइट। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, उस तरह से हमारी बॉडी, लेकिन हर एक आदमी गिरेगा जरूर। तो करना क्या है? अगर सीधे खड़े होना है तो ऐसे में क्या है कि हम बॉडी को नहीं हिला सकते, लेकिन पैरों को, उंगलियों को तो हिला सकते हैं। जब आप पैरों को, उंगलियों को जूते के अंदर से हिलाएंगे, तब भी वो ग्रेविटेशनल पुल को वो अपोज करेगा और ब्लड को इकट्ठे होने नहीं देगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बॉडी के अंदर की कोई भी बीमारी को हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं? वेरी सिंपल। हमारे पास जब किडनी पेशेंट कोई भी आता है, खास तौर पे वो पेशेंट जिनके पैरों में सूजन वगैरह है या यूरिन आउटपुट उनका कम है, द फर्स्ट थिंग वी डू, आप देखिए यहाँ पे, हम उनको बोलते हैं, पहली बात तो हम ये, हमारा फोकस है कि पेशेंट हमारे पास आए बिना घर पे अपने आप ही ठीक हो जाए, वो भी बिना दवा के। दैट इज द अप्रोच, राइट। वही चीज है जो हमेशा के लिए, कोई भी इंसान दवाई के साथ हेल्दी रह सकता है, ऐसा तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, व्हाइल टेकिंग मेडिसिन यू कैन नॉट बी हेल्दी, राइट। मेडिसिन के बिना ही हेल्दी रह सकते हैं आप, उसके साथ लेते हुए तो आप बीमार हैं तभी ले रहे हैं आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये चारपाई है, चारपाई में उसको बोलते हैं कि इस चारपाई की दोनों तरफ 3-3 ईंट लगा दो, और 3-3 ईंट जब ऐसे लगा देंगे तो ये एक तरफ ऊंचा हो जाएगा, जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ पैर और दूसरी तरफ उसका सिर। इस तरफ से जब वो पेशेंट ऐसे लेटेगा 2 घंटे, तो फिर ग्रेविटेशनल पुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा, उसका जो किडनी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और पहले दिन ही, पहली 2 घंटे में ही उसका यूरिन आउटपुट जो कि हम मेजर करते हैं वो बढ़ जाता है, उसका स्वेलिंग विजुअली देखते हैं वो घट जाता है, उसका वीकनेस वो घटने लगता है। तो हमने क्या किया? हमने यूज किया मेडिसिन, दैट इज ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एज ए मेडिसिन। हमने ग्रेविटी को ही दवाई के रूप में यूज किया उसको। तो ये, इसमें कितना पैसा लगा? 0 पैसा। कोई कहाँ कर सकता है? कोई कहीं भी कर सकता है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि कोई अगर किडनी का पेशेंट अगर ट्रैवल करता है, ट्रैवलिंग में वो अगर बैठे रहेगा ज्यादा देर तक, तब भी गड़बड़ हो जाएगी, उसे लेटना है, और लेटना ही है तो थोड़ा सा पैरों को रेस करना, अगर पूरा बेड नहीं टिल्ट कर सकते। तो ये छोटी सी चीज अगर बता दें तो किडनी जो प्रोग्रेसिव डिजीज बताया जाता है, वो ना केवल वहां हॉल्ट हो सकता है, वो वहां से रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स मतलब धीरे धीरे उसका किडनी ठीक होने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब ना तो उसकी स्वेलिंग हो रही है, ना तो उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ना कोई वीकनेस है, इट विल गो अवे। हम तो ये देखते हैं, हम तो जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे बाल अगर मैं काट भी दूं थोड़े दिन में, हमेशा के लिए गंजा नहीं हो सकता, दोबारा बाल आने ही आने हैं, इनएविटेबल है। नाखून
काट भी देंगे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक उसी तरह से हमारे डेड किडनी सेल्स जो है वो दोबारा आते ही आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बीटा सेल मर गया दोबारा नहीं आ सकते, डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, टाइप 1 के कॉन्टेक्स्ट में। हमने देखे पेशेंट्स को 7 साल तक इंसुलिन पे रहने के बाद, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, नाउ दे आर नॉट ऑन इंसुलिन, राइट, जस्ट बाय मॉडिफाइंग द डाइट दे आर ओके, राइट। इसका मतलब बीटा सेल बन गए होंगे ना दोबारा से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सेल से कोई मर गए, चाहे वो नेफ्रॉन्स हैं, चाहे वो बीटा सेल दोबारा नहीं आते, राइट, ये अगर इसका आधार कहीं है नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है मेडिकल लिटरेचर में, लेकिन ये बोलने को तो बोल दिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई इंसान जिंदा है, सांस ले पा रहा है, तो उस कितना भी बीमार क्यों ना हो, देयर इज सम चांस कि उसको हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स आते हैं, ऐसे लोग जो 3 हफ्ते में 3 डायलिसिस, राइट, यानी कि उनके टॉक्सिन पूरे बॉडी में भर गए, उनके फ्लूइड डिपॉजिट हो गया और हालत खराब है, और ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स उनको वो कोई ना कोई अपना रिलेटिव ढूंढ रहे हैं, तो उनको जब हम ये कराते हैं, जैसे अभी बनाया, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, तो इट वर्क्स बट पार्शली इट वर्क्स, तब भी उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है या थोड़ा कम हो जाता है डायलिसिस फ्रीक्वेंसी, इतना ही होता है। तो देन सिंपल सी ऐसा फंडा ये है कि बॉडी के अंदर जो भी कुछ है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो तरीका है कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस को अगर मैनिपुलेट करके हम कैसे कर सकते हैं क्या, द आंसर इज यस, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका भी एक बड़ा रूप है व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन, हॉट वाटर इमर्शन। ये सारी चीजें आपके बुक में आपने पढ़ा भी होगा, राइट। तो लेकिन मैं जो सिंपल भाषा में, एक इंजीनियरिंग की भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। तो पीपीटी वाले में डाल दो। तो हम क्या करते हैं, आप कभी हमारे हॉस्पिटल आइए, जयपुर में हमारे हॉस्पिटल डेराबस्सी में है और एक जोधपुर में है, या हमारे करीब हजारों माइक्रो हॉस्पिटल्स हैं। माइक्रो मतलब लोगों ने अपने घर के कमरे के कोने को ही हॉस्पिटल बना लिया हमेशा के लिए। तो हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि ये एक बाथटब आप देख रहे हैं, इस बाथटब में आप पानी भर के, और इस तरह से कि गले तक पानी हो, गले तक पानी, गेटिंग पॉइंट, और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो। जब ऐसा होता है, व्हेन इट हैपन्स, तो आप यहाँ पे देखिए, बड़ा ही सिंपल है। ओके, लेट इट लाइक दिस, आई विल डू इट। इस वक्त आपके और मेरे जो ये है, इस पार्ट में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप देखेंगे, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि जो स्पेस से लेके अभी तक हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर हवा है, वो सारी हवा का दबाव है हमारे ऊपर, राइट। वो दबाव को कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब आप पानी के अंदर बैठ जाते हैं, जैसे इसमें बैठे हुए हैं, तो जो इससे नीचे वाला पार्ट पानी के अंदर है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव के अलावा एक और दबाव कौन सा, किस चीज का होगा, वाटर का, वाटर प्रेशर, राइट। तो यानी कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, ये इसका प्रेशर अलग है, कम है, और इससे नीचे का बॉडी का प्रेशर अलग है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज अबाउट 2% डिफरेंट, राइट, दोनों का, प्लस हीट। ये आपके जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपका जो कार्डिक आउटपुट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20% बढ़ जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा, आप उसका पल्स लेंगे तो पल्स उसका बढ़ा उसी वक्त बैठे बैठे ही, राइट। तो कार्डिक आउटपुट जब बढ़ जाता है 20% एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, राइट, इस पार्ट पे रीडिस्ट्रीब्यूशन, पैरों का ब्लड भी ऊपर आने लगेगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड दिस मेक्स ऑल द चेंजेस। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट मेक्स, आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स बढ़ने लगेंगे, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, कुछ जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हो वो घटने लगेंगे, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए। किडनी पेशेंट की ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कब से, पहले दिन के पहले घंटे से ही। और जब ये होता है तो एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये देखा गया है, हमने भी देखा है, और ये पहले से ही प्रूवन है कि उस पेशेंट का जो बैठा हुआ है, पेशेंट की बात नहीं, कोई भी इंसान, आप भी बैठेंगे या मैं भी बैठूंगा, हमारे घर पे भी मैंने लगाया हुआ है, तो सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाता है नॉर्मली, पोटेशियम एक्सक्रीशन डबल हो सकता है, अप टू यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, वेट एंड स्वेलिंग रिड्यूस्ड। ये देखा गया अमंग द पीपल जिनमें एक्सेस पोटेशियम हो, अमंग द पीपल एक्सेस सोडियम हो, हर एक का नहीं सब कुछ निकल जाएगा। जिसमें जो चीज एक्सेस है, हमें नहीं पता क्या एक्सेस है, वो सिर्फ हमारा बॉडी जानता है, लेकिन हमने बॉडी को एक ऐसा माहौल दे दिया है, राइट। आपने क्या किया, आपने गंदा कपड़ा उठाया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, आपको नहीं पता वहां कहाँ गंदगी लगी हुई है, वॉशिंग मशीन धो के जहां जहां गंदगी लगी उसको साफ करके आपको दे देगा। यही आपकी एक्सपेक्टेशन है वॉशिंग मशीन से। तो समझ लीजिए ये है आपका, ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, ये ह्यूमन बॉडी का वॉशिंग मशीन है, राइट। आपके बॉडी में क्रिएटिनिन ज्यादा है, यूरिया ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, राइट। वी डू नॉट नो, लेकिन हमें यह पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमें वीकनेस हो रही है, हमें स्वेलिंग हो रही है, हमें सिम्टम पता है, सिम्टम हम देख पा रहे हैं आंखों से,
राइट। लेकिन कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए, कौन सी चीज कितनी ज्यादा है, ये इंसान को मेडिकली बहुत सारे उसके आंकड़े बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई डेफिनेटली नहीं बोल सकता, राइट। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि किसी पेशेंट, किसी भी इंसान का 100/60 ब्लड प्रेशर रहता है तो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो हो सकता है वो उसी में उसकी हेल्दी फीलिंग होती हो। ऐसे भी लोग हैं जिनका 160/100 रहता है एंड दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी। गांधी जी का 200/100 रहता था हमेशा, वो कितना काम करते थे। आज अगर गांधी जी होते तो उनको तो ब्लड प्रेशर की गोली खिलाते खूब सारा, है कि नहीं, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कितना आंकड़ों के हिसाब से कितना किसका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, कितना ब्लड शुगर रहना चाहिए, एक आंकड़े इंडिकेटिव तो है, बट उस पर हम उतना रिलाई नहीं कर सकते। सिम्टम पर रिलाई कर सकते हैं, व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू आवर पेशेंट्स। और इसके बाद अगर सिम्टम रिड्यूस होते हैं उसके, यानी कि वो ठीक हो रहा है, राइट। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट्स ऐसे या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स, तो उनको भी हम इसी बाथटब में बिठा देते हैं, एज्यूमिंग की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है तो उसको निकालना है, राइट। और पेन के पेशेंट आते हैं, अलग अलग जगह पेन है पूरे बॉडी में, दर्द वाले पेशेंट आते हैं, ट्यूमरस ग्रोथ की वजह से दर्द है या इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द है। दर्द की कोई भी वजह हो, लेकिन दर्द हमें तो ये दिख रहा है क्योंकि वो पेशेंट चिल्ला रहा है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो बिना उसको नुकसान किए हम उसको आराम देना है। तो वो कैसे हम करते हैं, अगेन वी पुट द पेशेंट इन द बाथटब। हमारे पास एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, और कोई भी पेशेंट फोन करता है, हम तो बोलते हैं कि आप ऐसा घर पे लोग जुगाड़ कर लेते हैं, राइट। वो जुगाड़ घर पे कैसे करते हैं और हमने कैसे किया है, आपके कॉलेज में भी यहाँ पे सेटअप बनाया है, उसके लिए मैं आपको एक मिनट का एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ये देखिए, यहाँ पे ये चंडीगढ़, ये डेराबस्सी वाला जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सारे वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 1 बार हफ्ते में। बट यहाँ आने के बाद फॉर मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑफ डायलिसिस, उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, उनको दवाइयों की जरूरत कम है। और अभी ये क्या कर रहे हैं, सिंपली 40 डिग्री टेम्परेचर पे वो पानी में बैठे हुए हैं, और ऐसा उनको 2 घंटे तक बैठना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा बैठने के लिए क्या उनको हमारे हॉस्पिटल में आना पड़ेगा तभी वो ठीक हो पाएंगे? ऐसा तो है ही नहीं, वो तो कहीं भी बैठे, राइट। तो ये जयपुर का हमारा हॉस्पिटल देख रहे हैं, वहाँ सेम चीज है, वहाँ भी वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, एंड हम उनका वेइंग मशीन से वेट करते हैं पहले और बाद में। और अक्सर देखते हैं कि 500 ग्राम 1 किलो 2 घंटे के अंदर कम हो जाता है। यानी कि आप में से जो लोग वेट घटाना चाहते हैं वो भी सही है ना। एक तो कुछ करना नहीं है और अपने आप ही वेट जा रहा है ना। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में वही वाली हलचल हो रही है जो हलचल तब होती है जब आप जिम में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। द सेम काइंड ऑफ थिंग ये लोगों ने अपने घर पे बनाए हुए हैं। ये देखिए, टीवी देख रहे हैं बाथरूम में, ये घर के बाहर बनाए हुए हैं, राइट। ये तो जो लोग घर पे बनाए हुए हैं, हमने देखा कि वो ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। घर में उन्होंने अपने हाथों से बनाया और पता नहीं क्या मैजिक काम करता है, ये तो एक रिसर्च का विषय है। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमें डॉक्टर संजीव सूद जी ने मौका दिया आपसे जुड़ने का और एक टाई अप के थ्रू जुड़ने का। तो सर आपके लिए एक तो सर प्लीज स्टेज पे आएंगे सर। ये एक हमारे पिछले 2 साल में हमने जो किताबें लिखी उसका एक सेट सर आपके लिए। और जो एक प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी का मौका दिया या आपने सहयोग किया, जिसमें दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी के बीच। अच्छा, ये छप गई। तो हाँ, तो ये हमारे उस पे है। और ये और डॉक्टर अनु आप भी आए और डॉक्टर गगन एंड डॉक्टर गायत्री आप भी हैं। तो ये जो उपलब्धि है, ये अगर मैं एक लाइन में इसको बोलता हूँ सर, इस उपलब्धि का ये मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है 100 पेशेंट पे किया गया फॉर 100 डेज, कि डायलिसिस वाले पेशेंट अगर इस तरह के टब में 100 दिन तक लगातार बैठें तो क्या उनकी डायलिसिस खत्म होती है? इस सवाल का जवाब इसके अंदर है कि ये देखा गया जो पूरी तरह से बिना चीटिंग करके करते हैं उनमें 75% लोगों की डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गई।
और 89% ऑफ द मेडिसिन आर स्टॉप्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्विंग स्टडी। तो हम जानते हैं कि ये आज हम सबके बीच में है। हम ये उम्मीद करते हैं आपकी मदद से ये हर घर तक पहुंचेगा और लोग खुद ही अपना डॉक्टर बनेंगे।